हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। मेरा नाम है रमेश कुमार प्रसाद। मैं एक क्वांट की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं टॉपिक वाइज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। एक बार आप इन क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ कर लिए तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाइएगा। मेरा पहला वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है, तो आइए इन क्वेश्चंस को बारी बारी करके हम डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c। तो जनरली ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए बारी बारी से हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ a is to b is to c equal to 2 is to 3 is to 4 then find the value of 1 upon a is to 1 upon b is to 1 upon c। डायरेक्ट किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कुछ भी वैल्यू चेंज कर देगा और पूछ लेगा। तो नॉर्मल मेथड से तो आराम से हम इसको कर सकते हैं, बट इसमें मैं इन क्वेश्चंस को करने का थोड़ा शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जो डेफिनेटली ही आपके 5 to 10 सेकंड बचा सकते हैं। जैसे जब भी मैं 1 अपन a लिखने जाऊंगा तो मैं a के कोफिशिएंट को भूल के b एंड c के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो यहाँ पे 3 and 4 है तो वो 12 हो गया। सिमिलरली जब 1 अपन b की वैल्यू में लिखने जाऊंगा तो b के वैल्यू को भूल के a एंड c के वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो यहाँ पे 8 हो गया। और वैसे ही 1 अपन c के लिए हम c की वैल्यू को भूल के a एंड b के वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो गया। अब अगर यदि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे डिवाइड करके हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 से डिवाइड करने पे हमें मिल जाता है 6 is to 4 is to 3। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। दूसरा टाइप होता है, इफ 1 अपन a is to 1 अपन b is to 1 अपन c इक्वल टू 2 is to 3 is to 4 देन हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है a is to b is to c की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे ही हम बेसिक मेथड से तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्टकट में इसे करने की कोशिश करेंगे। तो हम सिंपली वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने फर्स्ट में फॉलो किया था। जब हम a की वैल्यू लिखने जाएंगे तो 1 अपन a के वैल्यू को भूल जाएंगे और 1 अपन b एंड 1 अपन c के वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर b की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो 1 अपन a एंड 1 अपन c की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 एक कॉमन फैक्टर है, सो अपना वैल्यू 6 is to 4 is to 3 मिल जाएगा। और तीसरी टाइप का क्वेश्चन आता है जो यहाँ पे दे रखा है, इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c हो तो a is to b is to c की वैल्यू निकालें। तो सिंपली हम अगर बेसिक मेथड से करें तो इसको k मान के आराम से कर सकते हैं, बट हमें वो करना नहीं है। हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे। जब हम a की वैल्यू लिख रहे होंगे तो b एंड c के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 12 होगा। b की वैल्यू लिख रहे होंगे तो a एंड c के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 8 होगा। वैसे ही c की वैल्यू लिखने के टाइम हम a एंड b के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 6 होगा। सो हमें 12 is to 8 is to 6 मिलेगा।
और यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर 2 है, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6:4:3 मिल जाएगा। आई होप कि ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है 3a = 4, b = 5, c। सो हमें जब लिखना होगा a:b:c, तो हम डायरेक्ट जब a की वैल्यू लिख रहे होंगे तो b एंड c के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 20 होगा। b की वैल्यू लिख रहे होंगे तो a एंड c के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 15 होगा। और जब c की वैल्यू लिख रहे होंगे तो a एंड b के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 12 होगा। सो सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। बट हम जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पेन कॉपी का यूज़ हो। तो इस क्वेश्चन में हमें पेन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देख लेंगे 3a = 4b, देन a:b = 4/3 होगा। सो ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, बी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, बट सी एंड डी दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अब हम बी एंड सी का रेशियो निकाल लेंगे जो b/c = 5/4 हो जाएगा। और इससे हम देखते हैं कि डी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाता है और केवल सी ऑप्शन बच जाएगा जो अपना आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ a + b = b + c = c + a = 6:7:8 and a + b + c = 14, then find the value of c। कुछ रेशियो दे के फिर से a + b की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 14 और c की वैल्यू पूछ रहा है, तो डेफिनेटली हम इसका यूज़ करेंगे a + b + c = 14। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक मल्टीप्लायर ले लेंगे तो जोड़ने के बाद आ जाता है 2a + b + c = 6 + 7 13 + 8 21k। तो यहाँ से हमें a + b + c = 10.5k मिल गया। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है a + b + c की वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 14 21/2k, तो यहाँ से k हमें डायरेक्ट मिल जाता है 4/3। k की वैल्यू हमें मिल गई, बट हमें से यहाँ पे k नहीं पूछ रखा है, हमसे पूछा है c की वैल्यू क्या होगी। a + b + c की वैल्यू 10.5k थी और यहाँ पे दे रखा है a + b की वैल्यू 6k। तो जब हम उसमें से घटाएंगे इसको तो c की वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल जाएगी 9.2k और k की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 4/3। सो c की वैल्यू हो जाएगी 9/2 × 4/3। 3 टाइम्स गया और 2 टाइम्स गया, c की वैल्यू हमें मिल गई 6। सो ए शुड बी राइट आंसर। तो यहाँ पे हमें यही देखना था कि जब किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू पूछे तो हमें गिवन वैल्यू का यूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि हमसे एक्चुअल वैल्यू ना पूछ के रेशियो पूछा गया है, सो वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ नहीं होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ a + b = b + c = c + a = 7:6:5 and a + b + c = 27, then what will be the value of 1/a = 1/b = 1/c। तो यहाँ पे रेशियो दे के और रेशियो हमसे पूछा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बहुत समझने वाली है।
अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी होती तब हम इसका यूज़ करते, बट यहाँ पे रेशियो देके रेशियो पूछा हुआ है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तब भी हम वही आंसर हमें मिलेगा, बट जब हमें बिना इसका यूज़ किए हुए आंसर मिल रहा है तो इसकी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबको जोड़ा तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18k, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9k। अब हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिखना शुरू कर देते हैं। c की वैल्यू हो गई 2k, a की वैल्यू हो गई 3k, सो b की वैल्यू हो जाएगी 4k। यहाँ से हमें a इज टू बी इज टू सी मिल गया। ये हो गया 3 इज टू 4 इज टू 2। अब जैसे आप लोगों को याद होगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में कराने के पहले रेशियो कन्वर्जन बताया था, तो आइए डायरेक्ट उसी मेथड को फॉलो करके हम इस कन्वर्जन को कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c। तो मैं वहाँ पे बताया हुआ था जब हम 1/a की वैल्यू लिख रहे होंगे तो b एंड c की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 8 हुआ। फिर जब हम 1/b लिख रहे होंगे तो a एंड c की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 6 हुआ। और जब 1/c की वैल्यू लिख रहे होंगे तो a एंड b के वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 12 हो गया। अब इनमें कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 4 इज टू 3 इज टू 6 अपना डिजायर्ड आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और मैं ये भी आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बीच डिफरेंस है और जिसके लिए इन क्वेश्चंस को चूज किया गया है वो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। सो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी CGL का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। a प्लस बी बाई सी इक्वल टू 11/4, b प्लस सी बाई ए इक्वल टू 26/9, देन हमें c प्लस ए बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है 11/4, यहाँ पे दे रखा है 26/9, बट एक चीज़ क्लियर है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों सम की वैल्यू दोनों किस में सेम होगी। सो यहाँ पे हम इन दोनों का सम लिखते हैं तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो हमें सम सेम करने के लिए इन दोनों का LCM लेना होगा जो कि LCM हो जाएगा 15 एंड 35 का 105। अब हम A, B एंड C की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के हम आराम से जो रेशियो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। तो आइए इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी बाई सी इक्वल टू 11/4, तो हम इनको 105 बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे c की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी 28 और b प्लस सी बाई ए का जो रेशियो दे रखा है 26/9, इसको भी हम 105 बनाने की कोशिश करेंगे तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 27, c की वैल्यू 28 आई, a की वैल्यू 27 आई, ओवरऑल है 105। a प्लस सी का सम हो गया 55 तो b हो गया 50। अब हमसे पूछा है c प्लस ए बाई बी क्या होगा, तो c प्लस ए बाई बी इक्वल टू 55/50 मीन्स 11/10, जो कि ऑप्शन नंबर
बी में दिया हुआ है। सो बी शुड बी राइट आंसर। इसको हम एक दो स्टेप पहले भी कर सकते थे। जैसे हमें a प्लस सी की वैल्यू 55 मिली, वैसे हम देखते कि अगर b की वैल्यू कुछ भी हो, जब इसको हम रेशियो में सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 55 का ही एक फैक्टर होगा। और इससे भी जब हम चेक करेंगे तो 17 55 का फैक्टर नहीं है, 19 नहीं है, 13 नहीं है, तो केवल 11 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें राइट आंसर देगा। सो बी शुड बी द राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में एक सुधार है, आप अंडर रूट सब पे कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट एक बेसिक कंसेप्ट को समझाने के लिए इसको लिया गया है। जनरली जब हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई मल्टीप्लायर ना लेके डायरेक्ट हम चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं, जैसे p की वैल्यू 1 हो गई, q की वैल्यू 2 हो गई, r की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 5 और 4 9 और 16 25 हो गया, और 25 का रूट हो जाएगा 5। और हम ए ऑप्शन में मिलता है और हम टिक करके निकल जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पे जो वैल्यू p इज टू क्यू इज टू आर का जो ये दिया हुआ है, ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये 3 6 एंड 12 भी हो सकता है, 2 4 8 भी हो सकता है, जिसका सिंप्लीफाइड फॉर्म 1:2:4 हो। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। तो आइए, अगर हम 1 को p मानते हैं या 1 को x मानते हैं तो q 2x होगा, r 4x होगा। तो हमने 1 को p मान लिया, तो q हो जाएगा 2p और r हो जाएगा 4p। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो सबका स्क्वायर है, तो p बाहर आ ही जाएगा, तो यहाँ पे हमने p लिख लिया। और अब आ जाएगा p 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि सबका मल्टीप्लायर p था और हमने p कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे p इंटू √25 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5p आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो अपना राइट आंसर ए ना होके सी होगा। अब अगर यहाँ पे p की वैल्यू 1 होती तो डायरेक्ट 5 हो जाता, p की वैल्यू 2 होती तो 10 होता। ऐसे ये डिपेंड करेगा कि p की वैल्यू क्या है। सो आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करें तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप का थियरी ही है जिसको हमें याद रखना होगा कि a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f दिया हो किसी वैल्यू के इक्वल, तो वो भी k1 टाइम्स a बाई k1 टाइम्स b प्लस k2 c प्लस k2d प्लस k3 e प्लस k3 f के इक्वल ही होता है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे a इज टू b इक्वल टू c इज टू d इक्वल टू e इज टू f की वैल्यू 1/2 है। और अब जब हम देखेंगे कि a एंड b का मल्टीप्लायर सेम है,
सी एंड डी का मल्टीप्लायर सेम है, ई एंड एफ का मल्टीप्लायर सेम है, तब जब हम इनका रेशियो लिखने जाएंगे तो इसके हिसाब से डायरेक्ट वही वैल्यू आ जाएगी। सो इसको एग्ज़ाम में बैठ के हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। बहुत ही छोटी चीज़ है, बट आपका लगभग 30 सेकंड के आसपास टाइम बचा सकती है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम्स in the ratio 8:5 while their monthly expenditures are in the ratio 5:3. If they saved Rs 12,000 and 10,000 monthly respectively, then the difference in their monthly incomes is। ये क्वेश्चन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से रिलेटेड है और सबको पता होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स होता है। तो हमें यहाँ पे इनकम का रेशियो पता है, एक्सपेंडिचर का रेशियो पता है और हमें सेविंग से दिया हुआ है। तो अगर हम बेसिक मेथड से करें तो हम लिख सकते हैं इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और ये चीज़ें हम दोनों ए एंड बी के लिए लगाएंगे तो एक रेशियो डेवलप हो जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इनकम का मल्टीप्लायर x मानते हैं तो 8x माइनस ए का सेविंग क्या है 12,000 बाय 5x माइनस 10,000 इक्वल टू 5/3। इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और इसको जब हम रेशियो में ले लिए तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रेशियो लिख पाए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 24x माइनस 36,000 इक्वल टू 25x माइनस 50,000, x इक्वल टू 14,000। और हमसे पूछ रखा है मंथली इनकम्स का डिफरेंस, जो कि 3x के बराबर होगा। तो x की वैल्यू हम निकाल के लेके आए 14,000। सो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी 42,000। अब इस क्वेश्चन को मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कराऊंगा और ज़्यादातर क्वेश्चंस में इनके बाद मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही यूज़ करूंगा। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी कभी किसी भी क्वेश्चंस में पहले कोई रेशियो दिया हुआ हो, उसमें कोई चेंजिंग की गई हो और उसके बाद फिर से रेशियो दे दिया हो, तब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है, उनकी सेविंग्स बता रखी है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आराम से यूज़ कर लेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की सबसे खासियत ये होती है कि जो चीज़ें हमसे पूछी गई हो उसे हमें सबसे टॉप पे लिखना होता है। जैसे यहाँ पे इनकम का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो हम सबसे पहले इनकम लिखेंगे, इनकम का रेशियो लिखेंगे 8:5। उसके बाद हम एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखेंगे 5:3। और उसके बाद हम जो चेंजेस हुए हैं या जो वैल्यू दे रखी है सेविंग्स की वैल्यू लिखेंगे 12,000 और 10,000। अब इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स
8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल का हम डिफरेंस लेंगे। जैसे 24 हुआ और 25 हुआ तो हम -1 नहीं, केवल 1 कोई एक मल्टीप्लायर लिख लेंगे 1 के। फिर हम नीचे यही चीज़ यूज़ करेंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 हुआ और फिर 3 को 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 हुआ। दोनों का डिफरेंस आया, वो हो जाएगा 14,000। मीन्स के की वैल्यू 14,000 आ गई और हमसे इनके इनकम्स का डिफरेंस पूछ रखा है जो कि 3K है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 14 इक्वल टू 42,000 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है when x is added to each of 2, 3, 30 and 35 then the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between x plus 7 and x minus 2? तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि जब हम x इन चारों नंबर में ऐड करते हैं, मीन्स कि 2 प्लस x हमने किया, थ्री प्लस एक्स किया, थर्टी प्लस एक्स किया और 35 प्लस एक्स किया तो ये प्रोपोर्शन में होंगे। मीन्स कि इनके बीच में जो रिलेशन होगा वही इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। प्रोपोर्शन का सिंपली मतलब यही होता है। तो हम एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिख रहे होंगे, हम डायरेक्ट 2 प्लस एक्स बाई 3 प्लस एक्स इक्वल टू 30 प्लस एक्स बाई 35 प्लस एक्स को लिखेंगे। अब यहाँ से हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे C एंड D अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ देते हैं 5 प्लस 2x बाई, अब हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 65 प्लस 2x बाई -5। ये चीज़ मैं कैसे लिख पाया, C&D रूल से। अगर A बाई बी इक्वल टू C बाई डी दे रखा है और हम C&D रूल यूज़ करेंगे तो इसको A प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू C प्लस डी बाई C माइनस डी लिख देंगे। इसी चीज़ को मैंने फॉलो करके ये चीज़ें लिखी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 प्लस 10x इक्वल टू 65 प्लस 2x, 8x इक्वल टू 40x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हमसे मीन प्रोपोर्शन पूछ रखा है तो इनका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 और x की वैल्यू हमें 5 ऑलरेडी मिल चुकी है। सो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 12 इंटू 3 रूट 36 की वैल्यू 6 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखी है। आई होप कि ये मेथड आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, बट इसको हम थोड़ा और शॉर्टकट से करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम वो चीज़ें लिख देंगे सबसे पहले जो हमें निकालना है। जैसे यहाँ पे x
प्लस 7 इंटू x माइनस 2 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अब ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन देखने से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि जो रूट के अंदर वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तभी हमें इंटीजर वैल्यू यहाँ से मिल रही है। ये चीज़ें ऑप्शन से देख के हमें पता चला। हम यहाँ पे x की इंडिविजुअल वैल्यू रख के ट्राई करना शुरू करेंगे, और जो हमें x की वैल्यू से कोई ऑप्शन अगर मिलता है तो हम उस x की वैल्यू को गिवन क्वेश्चन से वेरीफाई कर लेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो अपना आंसर वही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू हमेशा 2 से बढ़ा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, या अगर 2 से छोटा कोई वैल्यू लेते हैं तो निगेटिव हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आइए हम सबसे पहले 3 लेते हैं। 3 लिया तो ये 10 हुआ और 1 हुआ, तो √10 कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं हो सकता। तब हम 4 लेते हैं। 4 लिया तो ये 11 हुआ और ये 2 हुआ, √22 आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है, नहीं हो सकता। x की वैल्यू हम 5 लेते हैं, तो ये x इक्वल टू जब हम 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 √36 मीन्स 6, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है। ये अपना आंसर हो सकता है। अब जब 6 आ गया तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि x हमने ऐड किया तो 2 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/3 में ऐड करेंगे तो 8 इक्वल टू हो जाना चाहिए। जब हम इसको 35 में ऐड करें, 30 में ऐड करें तो 35 होगा, और 35 में ऐड करें तो 40 होगा, और यहाँ से भी हमें 7:8 मिल जा रहा है। मीन्स कि हमने ये चीज़ें क्रॉस वेरीफाई कर दी। हमने x की वैल्यू एज्यूम करके एक आंसर मैच कराया और उसको क्रॉस वेरीफाई करके हमने प्रूव कर दिया x इक्वल टू 5 ही ऐसी वैल्यू है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो मुझे इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए और इससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। आप पहले मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी उतना टाइम टेकिंग नहीं है, बट कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 1 year ago the ratio of the age of A and B was 4:3. The ratio of their respective ages 3 years from now will be 6:5. What will be the ratio of respective ages of A and B 9 years from now? तो आइए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले अपने डेली लाइफ में जो देखते हैं उससे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक का नाम रोहन है और दूसरे का नाम सोहन है। अगर इन दोनों दोस्तों के बीच का एज गैप अगर 2 साल अभी है, तो अगर सेम ईयर हम दोनों में जोड़ें, जैसे कि इनको 30 ईयर बढ़ा दें और इसको भी 30 ईयर बढ़ा दें, तब भी जो यहाँ पे एज गैप होगा इनका वो 2 ईयर ही होगा। एक छोटी सी बात है, लेकिन एज वाले प्रॉब्लम को करने के लिए ये सबसे अच्छा टूल माना जाता है। जैसे A:B का 1 ईयर पहले का जो रेशियो दे रखा है 4:3 दे रखा है, और 3 साल 3 ईयर बाद का जो रेशियो दे रखा है वो 6:5 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का एज गैप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे
क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर प्लस 3 ईयर मीन्स टोटल 4 साल की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे भी 1 ईयर प्लस 3 ईयर टोटल 4 साल की बढ़ोतरी हुई है। मीन्स जो यहाँ पे एज गैप होना चाहिए वही एज गैप यहाँ पे होना चाहिए। और संयोग ये है कि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। मीन्स कि जब हम इसका डिफरेंस लेंगे 5 में से 3 गया 2, ये हमारे 4 ईयर के बराबर आ जाएगा। मीन्स 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमसे पूछ रखा है कि 9 साल बाद दोनों का एज का रेशियो क्या होगा। तो 3 साल के बाद का एज रेशियो हमें पता है 6:5। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12:10 आ जाएगा। 3 साल ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो हमें केवल 6 ईयर और जोड़ने की ज़रूरत है। तो हम 6 ईयर जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 16, जो कि हमारा डिजायर्ड आंसर 9:8 दे देगा, जो कि गिवन ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सो राइट आंसर सी होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यह एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वॉज 4:3 respectively. The ratio of their individual incomes of the last year and the present year are 3:4 and 5:6 respectively. If their total income for the present year is Rs 8.04 lakhs, then the income of the last year was. तो जैसे यहाँ पे बी की इनकम लास्ट ईयर पूछी हुई है तो 3 के मल्टीपल में होगी, और 3 का मल्टीपल ए बी सी तीनों ऑप्शन है, तो हम सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी तीनों ऑप्शन में कोई भी आंसर हो सकता है। तो आइए इसको हम सबसे पहले बेसिक मेथड से करें। लास्ट ईयर ए एंड बी के इनकम का रेशियो है 4:3 और उनके इंडिविजुअल इनकम का लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर का रेशियो 3:4 है ए के लिए और बी के लिए है 5:6। मीन्स कि ए का लास्ट ईयर अगर इनकम 3 रुपये था तो प्रेजेंट ईयर में 4 रुपये हो गया है, और बी का इनकम लास्ट ईयर 5 रुपये था तो प्रेजेंट ईयर में वो 6 रुपीज़ हो गया है। लेकिन हमें प्रेजेंट ईयर का इनकम दे रखा है, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट ईयर का इनकम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से 4 हो रहा है ए का, बट ए का लास्ट ईयर का इनकम 4 है, तो हम इसको प्रेजेंट ईयर में बदलने के लिए 3 से 4 हुआ तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 4 के प्लस यहाँ पे 5 से 6 हुआ तो 6/5 मल्टीप्लाई बाई 3 के, ये दोनों के प्रेजेंट ईयर का इनकम आ गया जो कि दिया हुआ है 8.04 लैक्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 16k/3 प्लस 18k/5 इक्वल टू 8.04 लैक्स। तो एलसीएम लेंगे 15, 5 हो गया 80k प्लस 54k इक्वल टू 8.04 लैक्स। तो यहाँ से हम आते हैं 134k
k/15 इक्वल टू 8.04। हम इसको काटते हैं तो 0.06 टाइम में कट गया, k इक्वल टू 0.9 आ गया। तो हमसे b का लास्ट ईयर का इनकम पूछ रखा है जो 3k के बराबर है। सो 3k इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 2.7 लैक्स हो गया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।